Mr. Shailendra Singh, welcome. Hearty congratulations. साक्षात भगवान पढ़ा रहे हैं आपको सॉन्ग के। देखो ESE एग्जाम के लिए ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए, रोज करना है इसे, रोज 5-10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। So very good morning, my dear friends. Okay. So today, before the Strantha material, you are going to be fortunate to meet with All India rank number 8, Mr. Shailendra Singh. He is going to share his secrets of the success and he explain his journey. He is a medical student. He has attended the classes same center 2019. Same venue, he has attended the classes, mains classes attended 2019 now. And he cracked the, presently through GATE he got the last year 250 rank and this year also got the 50th, 52 rank or something he got it. So he's going to he's going to share his complete success and you can after his speech you can interact with him your doubts regarding the GATE preparation as well as the ESE preparations, what is his subjects and what is his approach he has done it and whatever the doubts you are having. So definitely it is going to be very useful. So with your speech what now, you can get motivated now. So I will invite him. Please try to give him a big round of applause. Mr. Shailendra Singh, welcome. Hearty congratulations. So Mr. Shailendra Singh, so it's a big achievement for him. Getting All India rank in engineering services is not a simple job. So he has done so much of hard work. So he has completely each and every success is what through the MEDC. He has attended the prelims classes, mains classes, interview guidance and all the tests he has appeared now. He is going to share his secrets. So try to interact with him. Congrats. थैंक यू सर। साक्षात भगवान पढ़ा रहे हैं आपको सॉन्ग के। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो, यार देखो मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना, मुझसे ज्यादा बोला नहीं जाता, ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा कम्युनिकेट करना मेरे साथ, है ना। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। भाई डर बहुत लगता है यार स्टेज पे आके। 2018 में बीटेक कंप्लीट कर ली थी मैंने, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 1920 वाला बैच यहीं पे उस वाली सीट पे था शायद लास्ट में। 2019 में पहला अटेम्प्ट था, किसी ने दिया था? आप लोग तो शायद नहीं था कोई। कितना वाहियात पेपर था याद है ना? आई थिंक 187 कट ऑफ गई थी उसकी 500 में से। तो पहला अटेम्प्ट था मेरा। बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन। हद ज्यादा डिमोटिवेशन, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट था। हाँ एक चीज और बता दूं, IIT NIT के ग्रेजुएट नहीं हम लोग, बहुत डिसेंट बैकग्राउंड, हम्बल बैकग्राउंड, ठीक है। 70-80% वाले थे 10th-12th में भी, बीटेक में भी ठीक ठाक परसेंटेज था, बिना बैक के निकल गया था। बट इंटरेस्ट था पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो रखा है। ठीक है, इंट्रो हो गया ना, ठीक है। 2019 से स्टार्ट किया था मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट था 2019। आई थिंक मेरे मार्क्स कुछ 150 भी नहीं थे शायद, ठीक है, तो ये तो क्लियर नहीं हुआ था। नेक्स्ट था 2020, इसमें ना रेलवेज चली गई थी, तो जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा कट ऑफ चली गई थी, तो आई थिंक 1 या 2 नंबर से मेरा शायद प्री नहीं हुआ था, तो ये भी नहीं हुआ था। पहली बार 2021 में प्री दिया था, सॉरी थर्ड टाइम मैंने अटेम्प्ट दिया था फिर 2021 में, यहां मेरा पहली बार प्री क्लियर हुआ था अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। तो मेंस यहां पहली बार दिया, इसके बाद से मेरा प्री क्लियर होता गया 22, 23 और 24, ये चारों साल मेरा हो गया था मेंस, ठीक है।
तो पहले प्री की बात करते हैं ना, मेंस फिर इंटरव्यू। और हाँ, उससे पहले एक स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बता दूं यार, देखो ईएससी एग्जाम के लिए ना आपको बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन चाहिए, क्लियरली है ना। जनरल की तो शायद आई थिंक 10 ही सीट थी इस साल, तो मेरे पास मेरा रीजन था, आपको भी रीजन ढूंढना पड़ेगा, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही आपको प्रोपेल करेगा फिर कितने साल तक मैंने क्यों मेहनत की, रीजन होना चाहिए ना उसके लिए। अच्छा हाँ, एक है ना गेट भी मेरा इसी साल अच्छी रैंक के साथ हुआ था, मतलब डिसेंट रैंक थी मेरे, आई थिंक 404 रैंक थी। और 22 में मेरी रैंक्स कुछ 626 थी, 23 में गेट में मेरी 256 थी। इससे मेरे को फाइनली कोई पीएसयू मिला है। तो लंबी, बहुत लंबी जर्नी यार, क्लियरली एक एवरेज स्टूडेंट की जर्नी है ना, कोई गिफ्टेड स्टूडेंट नहीं है। मेरे को पता है यहाँ पे मेरे जैसे लोग बहुत है जिनको ना बिलीव ही नहीं होता है कि अपन लोग कर भी सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। उनके लिए आई थिंक उन्हीं के लिए आया था। वो टॉपर तो टॉपर ही होता है, वो तो निकाल लेंगे मेरे जैसे स्टूडेंट्स की बात करो ना, बिल्कुल एवरेज। और यहाँ पे मेरी 50 आई थी, तो थोड़ा बहुत गेट का भी बता सकता हूँ आई थिंक मैं। ठीक है, स्टार्ट करते प्री से स्टार्ट करते हैं ना। पहले जीएस की बात करेंगे, मुझे पता है आई थिंक सबसे ज्यादा डाउट शायद उसी में होंगे, जीएस में, राइट। ठीक है, अभी तक कितने जीएस हो गए आप लोग के? आईसीटी हुआ है, उसके अलावा एक एक कुछ मैंने खुद के भी नोट्स बनाए थे डिस्कस करने के लिए। देखो जीएस से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैथ्स एप्टी, करंट अफेयर्स, मटेरियल साइंस, एसक्यूसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, ईवीएस, आईसीटी और एथिक्स। बहुत बहुत वाहियात सब्जेक्ट्स हैं सारे, मतलब इन तीनों को छोड़ दे दो, है ना। मटेरियल साइंस और एसक्यूसी अपन रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये अपना कोर है ना। इसको जितना ये, इसमें तो इश्यू नहीं होना चाहिए आई थिंक। ये वाहियात सब्जेक्ट्स हैं सारे। इसमें ड्राइंग पर्सनली मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मेरा कॉलेज टाइम पे अच्छा था ये। तो देखो ये जो 3 सब्जेक्ट्स है ना, ये कभी भी लास्ट में प्रिपेयर नहीं होंगे, ठीक है, ये तो पता ही है। मैथ्स एप्टी अब लास्ट मोमेंट पे नहीं कर सकते। तो मेरा तरीका क्या होता था ना, करंट अफेयर्स को करने का, देखो इससे बड़ी फील्ड शायद कुछ और है ही नहीं अपने कोर्स से ज्यादा, तो शायद अकेला करंट अफेयर्स होगा। सिविल सर्विसेज वाले पूरे साल रटते हैं इस चीज को, फिर भी उनका कोर्स कंप्लीट नहीं होता। तो करंट अफेयर्स का देखो सीधी सी बात है, मेडीजी है ना, एक वीकली करंट अफेयर्स निकालती है, किसी ने देखा अभी तक? तो उसमें 7 से 8 पेज होते हैं और हर वीक पे आती है। आप लोग जब क्लासरूम में आते हो ना, तो हर वीक का टारगेट बना लिया करो कि मेरे को इस वीक को कंप्लीट करके निकलनी है। जैसे सपोज करो अभी जो दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है, उसका आपको सेकेंड वीक स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, ये है। फिर मैथ्स और एप्टी है, इसको रोज करना है। अब रोज पूरा सब्जेक्ट लेके नहीं बैठ सकते आप लोग, क्या करना है, मैथ्स का एटलीस्ट हर टॉपिक के अगर आप 5-10 क्वेश्चन भी कर लोगे ना रोज रोज, ऐसे ही एप्टी का, तो आपका काम चल जाएगा। अब मेरा ना मैथ्स कॉलेज टाइम से बहुत स्ट्रांग था, मेरा मतलब आई थिंक मेरे मैथ्स में मेरे को कभी इश्यू नहीं हुआ यार मैथ्स में, है ना। तो इसका मैं क्या सॉल्यूशन बताऊं उन लोगों को? देखो मैं पर्सनली यही करता था ना, मेरे 5-6 क्वेश्चंस करता रहता रोज रोज। और सब एक इसका इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसके ना शॉर्ट नोट्स बना लेना मैथ्स और एप्टी के, क्योंकि इसके फॉर्मूलेज ही सब कुछ है। मैथ्स के फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, मतलब नींद में भी अगर कोई पूछे तो बता दो आप लोग, ठीक है। मैथ्स का हो गया अपना, रोज करना है इसे, रोज 5-10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। क्लास में आते हो ना आप लोग, तो एटलीस्ट 10-15 मिनट का रहता है आई थिंक अपने पास टाइम, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन उसके देख लो, करंट अफेयर्स देख लो, ठीक है। करंट अफेयर्स के 7 पेज है और एक हफ्ता है आपके पास, 7 से 10 पेज होंगे, तो आई थिंक कर सकते हो पूरे वीक में, है ना। एक पेज भी रोज पढ़ते हो, 1 या 2 पेज, तो वीक एंड में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही एप्टी का भी है ना, आपको क्लास से जाके फिर थोड़ी देर तो पढ़ लेना यार, मतलब चाहे आधे घंटे पढ़ लेना, मैथ्स को भी और एप्टी को भी, ये ऐसे ही कंप्लीट होगा। और प्लस आपके पास बुक्स होंगी, जीएस वाली बुक्स,
किसी ने ओपन करी है अभी तक? वो ये ऑप्शनल नहीं है, आपको करना पड़ेगा ओपन, क्योंकि आपको सिर्फ क्लास नोट्स है ना, काम नहीं चलेगा उसमें। इनफैक्ट इन सभी में काम नहीं चलेगा। स्पेशली ये जो नीचे वाले ये 7 है ना, 7 वाहियात सब्जेक्ट्स है ना, इनमें काम नहीं चलेगा। ठीक है, वो जो जीएस बुक्स है, आई थिंक अब क्लास के साथ थोड़ा मुश्किल होता होगा ना इनको पढ़ना यार, बट किसी तरीके से टाइम निकाल के अगर आप पढ़ सकते हो ना, तो आपकी जर्नी आपको मेरी तरह टाइम नहीं लगेगा इतना, क्योंकि मैंने बाद में रियलाइज किया था कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप आईसीटी के एक बार बुक उठा के देखना, मेरे को पर्सनली सबसे गंदा सब्जेक्ट लगता था वो, उसमें देखना डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आए हुए हैं प्री में, आप अपनी बुक से, जीएस वाली जो बुक्स है। तो किसी तरीके से, ठीक है, क्लास के साथ यार आप लोग कैसे मैनेज करोगे, मेरे को भी डाउट, क्योंकि देखो जब मैंने 2019 में जब मैंने प्रिपरेशन की थी ना, क्लास के साथ मैंने भी नहीं किया था, बट फिर लेटर ऑन समझ में आ गया था कि इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ करना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो इनके आपके पास नोट्स तो हैं ही, है ना, नोट्स आपके पास आ जाएंगे, क्लास मिस मत करना कोई भी, इनकी तो स्पेशली मत करना। ठीक है, आपके पास नोट्स रहेंगे, इनके लिए बता रहा हूं ना, आपके पास नोट्स रहेंगे, प्लस जो जीएस की बुक्स हैं उसमें जो चीज इन नोट्स में नहीं है वो पढ़ना है। और इसमें आपको काफी चीजें मिलेंगी, क्योंकि यार हर चीज लिखवा नहीं सकते ना आप क्लासरूम में, टीचर्स के ऊपर भी लिमिटेशन है। जो थ्योरेटिकल पार्ट हो कितना लिखवा लेंगे, ईवीएस है जैसे, ईवीएस में कितना लिखवा सकते हो आप लोग क्लास में, लिमिटेशन रहती है, राइट, है ना। तो कर लेना यार इसको जरूर से, है ना, बहुत जरूरी है। और हाँ, स्पेशली एक ड्राइंग में बहुत मेजर पार्ट है। जैसे आप प्रोजेक्शन तो सब बता देंगे अपन लोग क्लास, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जो थियोरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, कि कंटिन्यूस लाइन कैसे बनानी होती है, सिमेट्री वाली लाइन जो होती है, अब भूल गया यार, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो सब जो होते हैं ना उसके पॉइंट्स होते हैं। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर था उसका, तो वो बाय हार्ट देख लेना, रट लेना उसको। और इनमें ना एक चीज और देख लें, इनको ना इन नीचे वाले ही है ना, इनको रटने की कोशिश मत करना, याद ही नहीं होगा वो कभी। इनको जितनी बार, जैसे अभी मैं आईसीटी अगर लेके बैठूंगा ना, तो मैं कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा उसको बस एक बार पढ़ लो जल्दी से। आई थिंक 200 पेज की बुक आईसीटी वाली, 200 या 210, एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, रीडिंग लगा ली, कंटिन्यूसली रीडिंग लगा सकते हो 3-4 बार, मतलब ऐसे कंटिन्यूसली एक साथ, एक 5-6 दिन में नहीं, ऑल्टरनेटिवली, मतलब आपने अगर टारगेट ले लिया है 20 दिन का टारगेट ले लिया है, 30 दिन का टारगेट ले लिया है, तो 30 दिन में एटलीस्ट इन 5 सब्जेक्ट को 2 बार तो कर लेना। बस पढ़ना है ऐसे, एक बार हर लाइन बाय लाइन पढ़ते रहना। और कुछ आपको लग रहा है, अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। मेरे को भी ऐसे ही रियलाइज हुआ था, क्योंकि पहले मैं सिर्फ नोट्स पढ़ता था, फिर नोट्स तो यार सभी के पास है ना कुछ तो, और आप देखो सब कुछ, उसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, इनका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैथ्स और एप्टी, और मैथ्स एप्टी करंट अफेयर्स, मटेरियल साइंस और एसक्यूसी को छोड़ दो, इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है ही नहीं। ये इसका ना इतना वाहियात क्वेश्चन आएगा, समझ ही नहीं आएगा। इसमें एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, ऑप्शन एलिमिनेशन का। अगर आपको चारों ऑप्शन पता है ना, तो एक एक करके एलिमिनेट करके ही आंसर निकाला जा सकता है। तो इसलिए ना जीएस बुक्स जब पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन यहां से उठ के आया है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरा। इसके अलावा देखो, एक पेपर अटेम्प्ट करना भी है ना, एक बहुत, मतलब उसे भी आर्ट मानते हैं लोग, है भी। आई थिंक 100 क्वेश्चंस आते हैं ना जीएस वाले में। ठीक है, इसमें से है ना कम से कम, मतलब मैथ्स, मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला के कम से कम 10 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आप देखते ही कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर जब स्टार्ट करते हो ना, पहला पेपर 2 घंटे का ही होता था ना, 2 आवर का है ना, तो शुरू के 10 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन कर लेना है ओएमआर फिल करने के साथ में। ठीक है, उसके बाद में जो 90 क्वेश्चन करते हैं ना, जो ये तो फर्स्ट बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको करने ही करने हैं। सेकंड रिव्यू जब आप करेंगे फिर से पूरे पेपर का, इसमें अब आपको सॉल्व करना है, कोशिश करना मैथ्स और एप्टी पहले हो जाए, मैथ्स, एप्टी और करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगा, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आएगा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है ज्यादा।
ठीक है, इनमें से ये वाले क्वेश्चंस कर लेना। सपोज करो 90 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से एटलीस्ट आप 30 क्वेश्चंस भी कर लोगे तो काम चल जाना चाहिए। फिर इनको भी ओएमआर में फिल कर लो। ठीक है, 40 क्वेश्चंस हो गए अपने। आपको अटेम्प्ट 55 सॉरी अटेम्प्ट आपको 75 प्लस करने हैं, करेक्ट आपके 55 प्लस होने चाहिए। ठीक है, तभी अच्छा स्कोर आ पाएगा। मेरा इतना अच्छा था नहीं इस बार, इस साल, है ना। बट एक बार आई थिंक 22 के अटेम्प्ट में मेरे 84 थे आई थिंक। ये मेरा अच्छा हुआ था क्योंकि इसमें मेरा जीएस बहुत सही हुआ था। और आई थिंक अगर रीसेंट ट्रेंड देखोगे ना, अब तो मैथ्स और एप्टी बहुत टफ आता जा रहा है ना। पिछली इस बार का मैथ्स एप्टी तो हवा ही नहीं लग रही थी, समझ ही नहीं आता मेरा मैथ्स, जबकि मैं स्ट्रांग मानता हूं फिर भी नहीं हवा लग रही थी। तो ये इसलिए ना इनको पहले करना जरूरी है कि एटलीस्ट जो आता है, क्योंकि ये सब करेंगे ना मैथ्स एप्टी सभी का, सारे इंजीनियर से तो ये तो आता ही होगा सभी को। ठीक है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना ही पढ़ना आपको। वीक सभी लोग का बाकी यहाँ होता है ना, तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, ये तो करना ही करना है। उसके बाद में अपने 30 क्वेश्चंस और कर लिए, ये सारे मिला के जो भी आपको कहीं से पढ़ाओ, नोट्स में से ऐसा कुछ लग रहा हो, जैसे नोट्स में कुछ पढ़ाओ या फिर आपने जीएस बुक्स में कहीं देख लिया हो कुछ। ठीक है, ये वो वाले क्वेश्चंस है। उसके अंदर 40 क्वेश्चंस हो गए, आपको यार पहुंचना 75 प्लस तक है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा जीएस में, है ना, कैसे भी करके, है ना। अगर आप ऐसे कोई क्वेश्चन है जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट है, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक ऑप्शन। क्योंकि यार 55 अगर मतलब टारगेट आपका पेपर 1 में 100 प्लस होना चाहिए किसी भी तरीके से। नॉर्मल सर्कमस्टेंस की बात करो, जैसे 23 का जो पेपर था ना, अब तक का आई थिंक सबसे वाहियात पेपर था वो। उसमें यार कट ऑफ आई थिंक कट ऑफ शायद 170s में गई थी लास्ट ईयर वाले की, 176 थी आई थिंक, है ना। तो उसमें तो यार मतलब फर्स्ट पेपर में बहुत ही कम मार्क्स आए थे लोगों के। उस पेपर की बात अलग है, बट जैसे इस साल का पेपर आया था, और होपफुली अगर नेक्स्ट ईयर भी ऐसा आया तो आपका 100 प्लस होना चाहिए टारगेट। ठीक है, बोरिंग लग रहा है क्या? ठीक है। आई थिंक मेरे टाइम पे भी मुझे याद है, हमारे टाइम पे जो फर्स्ट रैंकर थे ना वो आए थे, तो उन्होंने, हालांकि उन्होंने ऐसा बोला था कि 100 आपका ना 5 घंटे में हो जाना चाहिए। मेरे को अभी भी एक दिन लगता है देखो पूरा। तो अगर ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब अनरियलिस्टिक नहीं हो सकता, वो सही में कर सकते हो। ठीक है। ऐसा कुछ आपको लगे तो बता देना, ठीक है। मेरी तो हालत खराब हो गई थी वो देख के, 5 घंटे में 100, मेरा एक सब्जेक्ट मतलब एक चैप्टर नहीं हो पाता था इतने में। ठीक है। अच्छा हाँ, ये वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इनके लिए बता ही दिया था, नोट्स प्लस जीएस बुक्स है ना, यही आपका सोर्स रहना चाहिए, इससे बाहर मत जाना। क्योंकि यार जितना ज्यादा, एक तो पहले ही इतना बड़ा वाइड स्कोप है ना ईएससी का, और आप उसको अगर और बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप ही की टेंशन बढ़ेगी, है ना। इससे बेटर है कि अपने रिसोर्सेज बिल्कुल बिल्कुल लिमिट कर दो। ये जरूरी नहीं कि आपको इसी इंस्टीट्यूट के ही करना, आपके पास जो है उससे भी काम चल जाएगा। बट मैंने मेडिजी की बुक्स प्रेफर की थी और कुछ भी बाहर नहीं लिया था उससे। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ एक्सेप्शनली अच्छा मिल जाए तो उसको सप्लीमेंट कर सकते हो, उसको नोट्स में डाल दो, बट वो पूरी पूरी बुक मत लेके आ जाना, है ना। अब जैसे कई बार टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस होते थे अच्छे जो अपने जीएस के में, तो मैं उसको नोट्स में ही डाल लेता था डायरेक्टली, कि मैथ्स का भी इनफैक्ट कोई क्वेश्चन है ना तो उसको भी डाल लिया। ठीक है, ये लिख लेना क्वेश्चंस नोट्स में। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और आपके कोई क्वेश्चंस हो अभी आपको, जैसे मेरे को अभी कुछ और याद नहीं आ रहा जीएस से रिलेटेड, कुछ और इश्यू हो रहा हो आपको? चले फिर टेक्निकल की तरफ चलें। ठीक है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही चल रहा है ना अभी। ठीक है, टेक्निकल में देखो मेरे रिसोर्सेज क्या क्या हुआ करते थे। सबसे पहले देखो नोट्स तो आपका मस्ट है ना। मैं पर्सनली क्लास नोट्स पे ही डिपेंडेंट रहता था। मेरा पहला सोर्स तो हमेशा यही रहता था कि नोट्स तो बाय हार्ट रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि वो सभी के पास है ना, तो ये ऑप्शनल नहीं है, इसको कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नोट्स हो गया। सेकंड, जो आपके पास पीवाईक्यूज है ना, उनको यार अभी तक किसी ने अटेम्प्ट करने स्टार्ट किए हैं पीवाईक्यूज प्री वाले? ठीक ठीक है, तो इनमें ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एज इट इज रिपीट होते हैं। एक मेरा पावर प्लांट हो गया तुम लोगों का,
पावर प्लांट में एक क्वेश्चन है जिसमें 5-6% दी हुई है, किसी ने किया वो क्वेश्चन, वो मेरे 6 अटेम्प्ट में से 5 बार आ चुका है। पहली बार में तो हुआ नहीं था, ऑब्वियसली बात है, वो कर नहीं सकते उसे। सेकेंड अटेम्प्ट में समझ में आ गया ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, उसका आंसर रट लिया मैंने 92.67 और 7 पॉइंट समथिंग। अगर ये ऑक्सिलरी एफिशिएंसी है, अगर ये पूछेगा तो ये आप लोग भी रट लेना इस क्वेश्चन को। अगर अगर एफिशिएंसी पूछता तो ये आंसर है, कंजम्पशन पूछता है तो 7.67 आंसर है। ऐसे क्वेश्चन है ना बहुत मिलेंगे आपको, मतलब मेरा मोटिव यही है बताने का वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, स्पेशली टेक्निकल में आप लोग देखना डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यूज तो मस्ट है। ठीक है, थर्ड अपना आता है टेस्ट सीरीज, पीवाई जो अपनी टेस्ट सीरीज है मेड इजी की, या फिर आपके पास कोई और भी है उससे भी काम चल जाएगा। टेस्ट सीरीज में आपको कोई अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है उसको लिख लो नोट्स में, मतलब जब टेस्ट सीरीज दिया है घर पे गए एनालिसिस किया कि क्या सही था क्या गलत था। अच्छा, मार्क्स को लेके ज्यादा वो नहीं होना है ना, सेंटी नहीं होना है मेरे भी इतने कोई खास मार्क्स आते नहीं थे जब मैंने यहाँ पे पहली बार दिया था। ठीक है, एक बार गलती से बस आई थिंक 180 क्रॉस कर गया था बस, उसके अलावा कभी इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं थे, मतलब पेपर 2 में। ठीक है, सिर्फ एनालिसिस करना है कि कहाँ गलत जा रहे हैं, उस टॉपिक को रिवाइज करना है, और इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है उसको तुरंत नोट्स में छाप लो। ठीक है, क्योंकि आपको इसको बार बार में पढ़ना है ना, नोट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, पीवाईक्यूज हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, और ये अब देखो ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है क्लास के साथ पॉसिबल नहीं है, बट मैंने ना ये भी प्रेफर किया था जो तुम्हारी टेक्निकल, मेरे को पता है किसी ने खोली नहीं होगी क्योंकि मैंने भी नहीं खोली थी। किसी ने देखी है अभी तक अपनी बुक्स देखी है? जो अपनी टेक्निकल की बुक्स थी ना, थ्योरी बुक्स, हाँ राइट, थ्योरी बुक्स। देखो सब कुछ नहीं पढ़ना है यार, वो नोट्स, सॉम की बुक, सॉम चल रहा था ना, देखा ना नोट्स। मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक 10 दिन लगा था उसको वापस रिवाइज करने में, उसके साथ आप इतनी, और सॉम की थ्योरी बुक भी देखी आपने, 500 पेज की है शायद, है ना। तो ऑब्वियसली बात है अभी क्लास के साथ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखो कंसेप्ट सेम ही है, आपको आता है सब। ठीक है, कृष्णा सर ने यार कितना सही पढ़ाते हैं वो। तो आपको सिर्फ है ना इसमें जाके क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ऐसा ही, एक क्वेश्चन है, आई थिंक कुछ डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन था ऐसे करके, इस पे पी फोर्स लगा था और इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा था, ये गेट 21 में आया था, है ना। इसका आंसर रटा हुआ था मुझे, क्योंकि मैंने वो बुक में देखा था और मुझे को समहाउ याद रह गया था। कोफिशिएंट्स रटवाए होंगे ना सर ने, C1 C2, तो मैंने ना शॉर्ट नोट्स जब बनाए थे ना, जो सर के जो शॉर्ट आपको मिल गया ना सर के शॉर्ट नोट्स, उसमें मैंने इसी को ऐड कर दिया। पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा था ये शायद ये गेट लेवल का क्वेश्चन लग भी रहा था उस टाइम पे। इसका आंसर आई थिंक π/4 कुछ था, शायद π/4 या π/2 आता है कांस्टेंट जो आता है डिफ्लेक्शन में। तो ये क्वेश्चन है ना क्लास में कहीं नहीं करवाया था, ना ही अपने वर्कबुक में था, बट ये मेरे को उसमें मिल गया था, थ्योरी बुक में। ठीक है, तो ऐसे आप हर सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश मत करना, एक बार बस देख लेना कि ऐसा कोई क्वेश्चन लग रहा हो जो आपको गेट लेवल का हो। ठीक है, गेट लेवल का, और भी बहुत चीजें देखो ESE में आपको पता है थियोरेटिकल क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आते हैं, है ना। और एक चीज और ना, प्रिपरेशन ऐसे सेपरेट मत करना गेट की और ESE, मैंने कभी की नहीं थी। ठीक है, अगर आप साथ में लेके चलोगे ना तो दोनों हो सकता है क्लियर, एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और इनफैक्ट एक FM में भी क्वेश्चन याद है मेरे को, FM में भी एक ऐसा ही कोई क्वेश्चन था जो मेरे को आंसर रटा रह गया था उसका। तो वो भी मतलब देखो यार, गेट में इसके मैंने 3-4 मिनट बचा लिए ना। मेरे जो 21 वाला जो अटेम्प्ट था ना, इसमें आई थिंक मेरे 79.67 मार्क्स आए थे, जो नॉर्मलाइज हो गए 78 या 77 थे। ठीक है, जो डिसेंट स्कोर है। आई थिंक उस टाइम में तो पेपर बहुत इजी था, बट अभी थोड़ा पेपर है टफ आने लग गया है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को अगर पहले से आपको पता है, अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आपका 3 से 4 मिनट बचाना गेट में बहुत बड़ी बात है ना। पर्सनली मुझे गेट ज्यादा टफ लगता था, क्योंकि यार 65 क्वेश्चंस है, उसमें से अगर आप 5-6 क्वेश्चन से ज्यादा भी गलत किया तो पूरा पेपर बर्बाद है। ESE में तो बहुत गलत होंगे। ठीक है, प्री में तो बहुत स्कोप है आपके पास में। अच्छा, 2021 का मेरा मार्क्स और बता दो। 24 का मार्क्स है ना,
66.67 तो पहले पेपर में थे मेरे, और सेकंड पेपर में 201.34 था आई थिंक। ठीक है, ये मेरा सेकंड पेपर में स्कोर इसीलिए अच्छा आया था क्योंकि मैंने ये चार जो है ना, ये चारों प्रेफर किए थे। ठीक है, अब इसमें वन बाय वन बात करते हैं ना। टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज तो करना है, देखो इसको तो बल्कि रोज किया करो जाके, है ना। क्लास होने के बाद में फिर नेक्स्ट क्या करते हो, रूम पे जाके रिवाइज करते हो, फिर क्या करते हो, रिवीजन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले रिवीजन तो होना चाहिए। पीवाईक्यूज और ये 3 सब्जेक्ट ये भी साथ में होना चाहिए ना। ये तो आपका क्लास में आने से, ये क्लास में आके हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा खाना वाना खाने के आसपास में, मतलब खाना खाते टाइम नहीं, आगे पीछे जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, फोन वोन छोड़ के थोड़ा सा कर लेना इसको। और पीवाईक्यूज ये भी रोज करना है ना, ये नॉन ऑप्शनल है। टेस्ट सीरीज, अब देखो टेस्ट सीरीज में है ना, आई थिंक 25 टेस्ट होंगे, है ना। बोरिंग लग रहा हो तो बता देना, है ना। टेस्ट सीरीज 25 टेस्ट रहेंगे आपके पास, है ना। एक तो ऑनेस्टली देना क्लास, हाँ चलो ठीक है, आप लोग तो सब ऑफलाइन स्टूडेंट्स तो यहीं क्लास में आके देते हो ना। ठीक है, मैंने 2019 में जब कोचिंग, तब मैं भी यहीं पे आके देता था। उसके बाद में फिर 2 साल और मैंने टेस्ट सीरीज ली थी। 22 में भी, सॉरी 2020 में भी ली थी, नहीं 4 साल ली थी। 20 मतलब 19 के अंदर ली थी मैंने, आई थिंक 23 तक ली थी, 4 साल। तो मेरे पास है ना 24 के लिए क्या हुआ था, आई थिंक ऑलमोस्ट 75 प्लस टेस्ट सीरीज पड़ी थी। ये सारी करनी थी। अब मैं पर्सनली 70 प्लस कुछ पहुंच गया था। तो अगर आप देखो, वैसे 25 टेस्ट तो देने ही देने हैं, लेकिन वो सब लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप लोग, अभी क्लासरूम के साथ बता रहा हूं मैं, 50 प्लस टेस्ट तो करके जाना है यार। ठीक है, और इसमें मार्क्स स्कोर करना मोटिव नहीं है आपका, पेपर अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे भी करके टेक्निकल वाला जो सेशन है ना, पेपर 2 जो है, पेपर 2 में आपको है ना 120 प्लस पहुंचना है। अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, और इसमें 100 प्लस सही होने चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपके यही होना चाहिए। देखो प्री में, पेपर 1 में 75 प्लस अटेम्प्ट किया है, ये अटेम्प्ट हो गया, और करेक्ट 55 प्लस होने चाहिए। और पेपर 2 में आपका अटेम्प्ट होना चाहिए 120 प्लस और करेक्ट 100 प्लस, तभी है ना आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा भी टारगेट ये रहता था, मेरा सेकंड पेपर का टारगेट हमेशा अचीव हो जाता था कि 120 प्लस हो जाते थे अटेम्प्ट। आई थिंक मैं इस बार 131 तक पहुंच गया था। बट जिनकी और भी अच्छी रैंक आई ना, वो लोग और ऊपर जा सकते हैं। आई थिंक 140 भी करके आते हैं कुछ लोग। मेरे साथ एक इलेक्ट्रिकल का बंदा था, उसने आई थिंक 140 प्लस पहुंचा दिए थे, उसकी 11th रैंक आई थी इस बार। मेरा ये वाला टारगेट पूरा नहीं हो पाता था, डिस्पाइट कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दैट। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सीरियस है ना। जीएस को सब लोग लाइटली लेते हैं, बट आई थिंक अगर आप देखोगे तो, इनफैक्ट इस बार जिसकी फर्स्ट रैंक है, उनका देखना, उनका स्कोर 200 ही है सेकंड पेपर में, बट उनका भी फर्स्ट पेपर में बहुत कम है। तो जीएस बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसको लाइटली मत लेना इसको ना, इसलिए मैंने पहले उससे स्टार्ट किया था। ठीक है, टेक्निकल में इसके अलावा, इन 4 के अलावा और कुछ था नहीं। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करने का मैंने बता ही दिया है ना। ये यार पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है ना, जो मैंने आपको बताया था ये वाला, कि शुरू शुरू में ना, जो टेक्निकल में भी देखना, बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं कुछ। ईएससी की बात कर रहा हूं मैं ना। ईएससी में एक बार मेरे को याद है 20 में ये क्वेश्चन पूछा था, ये तो रटा होगा यार किस, है ना, कि कौन सा फॉर्मूला सही है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा आपको? तो ऐसे कम से कम 120 150 क्वेश्चन थे ना सेकंड में, तो 150 में से यार आपको 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे 10-15 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स तो आ गए आपके, है ना। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, मैं लास्ट ईयर के पेपर की बात नहीं कर रहा, तो बहुत वही आता। किसी भी तरीके से ना ये वाले क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, और कोशिश करना जितना, देखो पर क्वेश्चन आई थिंक आपको टाइम मिलता है ईएससी में 1 मिनट से कम मिलता है, बट आपको कैसे करके ना 30 सेकेंड में कर लेना ऐसे क्वेश्चन, और जल्दी से मार्क कर देना उनको। ठीक है, उसके बाद में जो आपके सेकंड प्रेफरेंस होती है, वही जो सेकंड बेस्ट क्वेश्चंस है, जिनको आपको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस करने। थर्ड में फिर वो जो आपको लग रहा है आपके अटेम्प्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो वाले
थर्ड प्रेफरेंस वाले क्वेश्चंस वो होने चाहिए आपके कि कैसे भी करके 120। और अगर पेपर टफ आ जाए लास्ट ईयर की तरह तो मत करना वो, क्योंकि फिर रिस्की हो जाता है, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। क्योंकि अगर टफ है तो सभी के लिए टफ है ना। ठीक है। एक चीज और थी यार, ठीक है याद आ जाएगा धीरे धीरे। आई थिंक प्री में आई थिंक आपको हो जाना चाहिए यार। आई थिंक इससे आपको कुछ और पूछना हो, प्री से कुछ याद आ रहा हो, कोई पर्टिकुलर पर कुछ भी पूछ सकते हो यार, कोई इशू नहीं है। हाँ, प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्शन वैसे कौन पढ़ा रहा है अभी? कौन? गुंजन सर। देखो यार, मेरी अप्रोच है, मैंने आपको बता दी, मैं पर्सनली नोट्स ही प्रेफर कर। देखो बुक्स देखी आपने प्रोडक्शन की कभी? मैं देखो कन्फेस कर देता हूँ, जो थ्योरी बुक्स है ना प्रोडक्शन की मैंने भी नहीं पढ़ी थी यार। इतनी मोटी बुक और प्लस नोट्स आपके इतने ज्यादा थे, पॉसिबल ही नहीं था। तो यार कोशिश करना कि पहले नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है, प्रोडक्शन में। स्पेशली मटेरियल साइंस कौन पढ़ा रहा है आप लोग को? हाँ, तो वो तो मतलब बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए ना। और एक चीज और, इंटरव्यू में मटेरियल साइंस बहुत काम आता है। मुझसे पर्सनली मटेरियल साइंस जो 3 टेक्निकल मेंबर होते हैं उनमें से 2 टेक्निकल मेंबर ने मटेरियल साइंस ही पूछा था मुझसे। तो वो आपको प्री में भी हेल्प करेगा, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, मेंस में तो करेगा ही करेगा। ठीक है। यार एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मुझे को याद नहीं आ रहा अभी प्री इसी से रिलेटेड। हाँ राइट, यही था। इस सुनो, कुछ वैल्यूज, ये आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगा, राइट? यही था पॉइंट मेरा। कुछ वैल्यूज होती है जैसे 1/पाई, ठीक है, 1/पाई स्क्वायर, ऐसी बहुत क्यूब रूट वैल्यूज, 1/क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ये सब वैल्यूज है ना, याद कर लेना। मैंने अपना खुद का भी एक वो बनाया हुआ था, एक पेज का, जिसमें ना सारी वैल्यूज थी, लॉग की वैल्यूज थी, ठीक है, ऐसी ये वाली वैल्यूज थी, क्यूब रूट्स थे जिसमें, वो एक पेज का था, ज्यादा नहीं था वो, ठीक है। जो और ये पता कैसे चलेगा कि सारी थोड़ा ना रटोगे, पीवाईक्यू से पता चलेगा। जो पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, और उसमें आपको ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन है जिसमें ऐसी वैल्यूज काम आ रही है, उसको रट लो, लिख लेना कहीं पे, और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। और देखो ये जो मैं बता रहा था, आपने जो बोला ना, जो इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, अब वो थर्ड प्रेफरेंस वाले क्वेश्चन है। जब आपके पास आपने बाकी जो आपको आता है सब कर लिया ना, उसके बाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन, ठीक है, ये उस कैटेगरी के क्वेश्चन है, अगर आपको कैलकुलेट कर पा रहे हो ना तो कर लो, ठीक है। लेकिन पहले जैसे शुरुआत में अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो देखते ही समझ जाना कि इसमें ऐसे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है और ये ऐसी ऐसी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो इसको अटेम्प्ट नहीं करना है। एक 2019 में ना एक डीजल एफिशिएंसी होती है ना, फॉर्मूला भी याद नहीं है मेरे को, ठीक है। हाँ, अब आप देखो उसमें सारी वैल्यूज दी हुई थी, तो कैलकुलेट किया, वो तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता था बिना कैलकुलेटर के। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहचानना सीख लो। अब ये कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू से, ठीक है। उसमें देखना 2019 में आई थिंक डीजल की थी कि डुअल थी और वाहियात था शायद वो। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो नहीं कर सकते, बट आपको लगा कुछ जैसे जो यूलर्स वाला फॉर्मूला था ना, पाई स्क्वायर ई आई, अभी यार कोई फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा है क्या था नीचे? एल ई स्क्वायर, राइट, हाँ, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो सॉल्व। पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो ना, ई आई की कैलकुलेशन कर सकते हो, एल ई की। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ये थर्ड कैटेगरी वाले, जो बिल्कुल लास्ट में करना है आपको, कैलकुलेशन वाले, या फिर जो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि थोड़ा बहुत रिस्क लेके, या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मान लो जो आपको समझ नहीं आ रहा। एक तो असर्शन रीजन, हाँ अभी याद आ गया मेरे को, ठीक है। इसका ना सॉल्यूशन आश्चर्य बंसल सर पढ़ा चुके हैं आपको, उन्होंने बताया होगा ना, बिकॉज लगाना है बीच में। ये ट्रिक सीरियसली बहुत हेल्पफुल है, तो इसको आदत डाल लो अभी से। जब टेस्ट सीरीज देते हो ना तभी से डालना है। देखो आई थिंक सी और डी ऑप्शन होता है, तो बहुत इजीली दिख जाता है। अच्छा, इनको डर भी लगता होगा आई थिंक सभी को इस क्वेश्चन से। अगर सी और डी आंसर है ना, तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है वो, क्योंकि गलत स्टेटमेंट आपको क्लियरली दिख जाएगा, और जिसमें आप जहां पे आपको ए और बी कंफ्यूजन हो रहा है ना, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सी और डी वाला जो भी क्वेश्चन है उसको तुरंत कर लो, ओएमआर में छाप दो।
और कुछ प्रीस आपको याद आ रहा हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर क्वेश्चन प्री से रिलेटेड तो नहीं है, ओवरऑल पूरे प्रोसेस के रिलेटेड है। अभी जैसे कोई अगर फर्स्ट टाइम नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है और जैसे नेक्स्ट ईयर इस बार जिन सबका सिलेक्शन हो गया है वो सब लोग फिर से आएंगे क्योंकि रेलवेज ऐड हो गए हैं, सभी की चॉइस रेलवेज ही होती है। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है तो इन सबको पीछे छोड़ के वो आगे जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? यार देखो, अब ऑनेस्टली बताऊं तो देखो मैं उस कैटेगरी का हूं नहीं। देखो मैंने भी मेहनत ही करी है यार, ठीक है। मैं मानता हूं कि देखो रेलवेज आई है ना, तो आप लोग शायद ऐसा सोच रहे हो कि सीट बढ़ गई है तो इजीली हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा है नहीं। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपटीशन तो और बढ़ गया क्योंकि जो कंपटीशन लोग बढ़ गया, नो डाउट। आप नेक्स्ट ईयर आओगे? मैं नहीं आऊंगा। थैंक यू सर। बट मैं बता देता हूँ, जो फर्स्ट रैंक है ना जिनकी, हाँ। वो वापस आएंगे। अच्छा ठीक है। सर इन केस अगर आप नेक्स्ट ईयर आओ तो देखो आप मेरी एज लिमिट का क्राइटेरिया मेरा इशू है, मैं वैसे भी नहीं दे सकता। सपोज अगर okay. आप नेक्स्ट ईयर आ रहे हो, हाँ। आप इस बार सिलेक्ट हो, हाँ। हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो अभी आप जिस लेवल पे हो हम तो नहीं है वहां पे। 6 महीने बचे हैं प्री में और 2 महीने मेंस में, उसके बाद टोटल 8 महीने हो गए। तो ये 8 महीने की प्रोसेस में आप जैसा अगर कोई हमें कॉम्पिटिटर तो मिलेगा, जैसे फर्स्ट रैंक वाला भी आने वाला है, और भी बहुत आएंगे, और भी हो गए जिन लोगों ने मेंस तक पहुंच चुके हैं, जो लोग, कुछ लोग इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई हो गए। इन सबको पीछे छोड़ के कैसे आगे जाया जाए? आपके एक्सपीरियंस है क्योंकि आप 5 बार दे चुके हो, कुछ ऐसे बता दीजिए। मैं बताता हूँ। देखो जी सर। क्या मैं पर्सनली है ना यार, देखो अब मेरे को हिपोक्रेट जैसा फील हो रहा है क्योंकि कल को जब मैं वहां बैठा था ना, मेरे बैच में किसी ने ये सवाल पूछा था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी उन्होंने भी कुछ ऐसा ही आंसर दिया था जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है यार। लेकिन वो सत्य है भाई, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो आपको ना अपने मार्क्स पे फोकस करना है। आपको पता है पेपर 1 में आपको 300 प्लस लेके आना है, आप इस पे फोकस करो बस। तो सर आप टेस्ट सीरीज दो। अभी आप जहां स्टैंड करते हो, सपोज करो अगर आप 200 प्लस भी ला पा रहे हो, आप यहाँ पे हो, आपको 200 से 300 पहुंचना है, आपको प्योरली इस पे फोकस करना है। सच में हो जाएगा, भरोसा रखो। मैंने कहा ना मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और मैं सिर्फ इन्हीं तुम जैसे लोगों के लिए आया हूं जिनको बिलीव ही नहीं होता है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट तक मेरे को बिलीव नहीं था कि मेरे से हो पाएगा। वो गेट क्लियर हुआ था ना जब, तब थोड़ा सा बिलीफ आ गया था कि शायद हो जाएगा, शायद। मेरे को अभी भी लगता है मेरी वो पीडीएफ फेक ही आई है मुझसे। मैं अपनी सिस्टर के बहुत क्लोज हूं, तो मैंने जब उसको अपना रिजल्ट बताया था, ठीक है, उसने बोला तेरा नाम है इसमें। मैंने कहा लिस्ट पीडीएफ फेक है, ओरिजिनल देख यूपीएससी पे। नहीं होता है बिलीव, एवरेज स्टूडेंट को नहीं होता है। आपको इस पे फोकस करना है बस। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन था, मतलब अगर कोई प्री दे रहे हैं तो ऐसा मतलब अब नया नहीं पढ़ना है, ऐसे कितने मंथ पहले कंप्लीट कर लेना है सिलेबस कि इसके बाद कुछ नया नहीं पढ़ना है? ठीक है, देखो आपकी क्लासरूम कब तक चल रही है वैसे आपको पता ही है? कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? दिसंबर तक। दिसंबर तक हो जाएगा? टेक्निकल हो जाएगा, जीएस का बाद में होगा, फेब के बाद। जीएस में और कुछ आइडिया, रफ आइडिया कितना टाइम लगेगा? 1 मंथ। फेब तक कंप्लीट हो जाएगा ना? अच्छा, फेब के बाद स्टार्ट होगा। अब यार ये थोड़ा सा टाइमलाइन गड़बड़ा गया। देखो मैं मेरा बता दूं मैंने कैसे किया था स्टार्ट, है ना। क्योंकि हमारा नॉर्मल देखो फेब में होता था, प्री होता था ना, फेब सेकेंड वीक में प्री होता था, जून में मेंस होता था, आई थिंक 3rd वीक में, ठीक है। अब मैं प्री का स्टार्ट कर देता हूं ना। प्री में क्या होता था, अब क्योंकि यार देखो मैं बहुत बार पढ़ चुका था, ठीक है, तो मैं इस लेवल पे आ गया था कि ना मैं 1 महीने में प्री रेडी हो जाता था। 1 महीने में मेरा जीएस भी रेडी हो गया और ये टेक्निकल भी रेडी कर लेता था मैं। ये चारों चीजें निपटा लेता था मैं। तो हिसाब से ना आपको जो लास्ट मंथ है ना, जैसे अगर 19 फरवरी को है आपका प्री, तो इससे एग्जैक्ट 1 महीने पहले लास्ट 30 डे प्लान बनाना आपको। उसमें आपको ये 10 सब्जेक्ट है ना, तो इसके 10 दिन ही होने चाहिए। इस लेवल तक आपको पढ़ाई कर लेनी पड़ेगी प्री के लिए, ठीक है। बाकी जो 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में आपको टेक्निकल निपटाना है। तो मेरा यही रहता था, मेरा 19 जनवरी तो नहीं, थोड़ा रियलिस्टिक लेके चलते हैं, तो
यूं मान लो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से ना मेरा प्री का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, इस पीरियड में 19 फरवरी तक आपका पूरा प्री का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर आपका आई थिंक इस बार जून में है ना पेपर, तो जून कितना डेट कितना है? 8 जून। 8 जून ना, तो उससे 1 महीने पहले और 10 दिन और जोड़ लो, 40 डेज का प्लान बना लो। वहां से आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि देखो वही बात है, लिमिट करना पड़ेगा अपने आप को। ऑलरेडी इतना ज्यादा वाइड स्कोप है यार। सर और एक क्वेश्चन ऐसा था कि ये तो प्रीलिम्स का हो जाएगा, लेकिन इस बार जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 2 महीने का ही गैप है, तो 2 महीने में जो क्वालिफाइंग स्कोर होगा उसके लिए अगर हम लोग सिर्फ PYQ करें मेंस के, तो अगर ऐसा हो सकता है कि पिछले 10 साल के या 12 साल के PYQ हम लोग 4-5 बार लगा ले तो क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। प्री की बात कर रहे हो आप या मेंस की बात कर रहे हो? सर मैं मेंस की बात करोगे। 8 जून को हमारा प्री का एग्जाम है और जो मेंस का एग्जाम है वो 10 अगस्त को है। तो एवरेज 2 महीने ही है बीच में, जिसमें हमें नया भी पढ़ना है, रिवाइज भी करना है, उसी की प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट सीरीज भी लगवानी है। तो 2 महीने में इतना सब तो हो नहीं पाएगा। अब यार ये हाँ चलो कंप्लीट करो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे अभी 2024 का पेपर इस बार हो गया है, तो 2000 इसके पहले के 10 साल के पेपर अगर हम लोग 4-5 बार लगा लेते हैं और फिर हम लोग इस 25 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो क्या क्वालिफाइंग स्कोर हो जाएगा? देखो वैसे यार ये मैं बताता हूँ, ठीक है, मेंस पे आते हैं ना, अब अपन शिफ्ट करेंगे मेंस पे। ये है ना, ये चीज पहली बार हुई है ना, कि प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम है। मेरा पर्सनली है ना मेंस ही सबसे वीक था, सबसे वाहियात पेपर मेरा मेंस होता था। प्री में आई वाज गुड, प्री में मेरा आ जाता था, डिसेंट स्कोर आ जाता था, बहुत अच्छा नहीं कि सिलेक्शन लायक आ जाता था। मेरा मेंस बहुत वीक था, और मेंस है ना प्योरली प्रैक्टिस मांगता है। आपको कुछ भी नया, मतलब 5% थोड़ा सा नया पढ़ना है, कुछ डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो अगर आप है ना मेंस का जो PYQ है EAC वाले, अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, लिख के, वहां ना ऐसे मतलब देखने से काम नहीं चलेगा। अगर सपोज करो PYQ में एक टॉपिक है, उसमें अगर 10 क्वेश्चन है, तो आपको 10 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए। अगर आप ऐसा 4 बार, तो आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, वैसे 4 बार मैं ही नहीं कर पाया था एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से, है ना। अगर आप 2 बार भी कर ले रहे हो ना, एक बार तो आपने पहली बार कर लिया अच्छे से क्वेश्चन लिख के, दूसरी बार आपने रिवाइज कर लिया, तो उसमें हो सकता है। बट आपको ना, या देखो मेरा तो ओपिनियन, जो मेरे फ्रेंड्स एडवाइस मांग रहे हैं ना पहले से मुझसे, वो लोग मोस्टली 1 या 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं। तो मैंने उनको यही दिया था, उनको सजेशन दिया था कि आप इस बार पहले प्री से पहले मेंस रेडी रहना, ठीक है, क्योंकि यार 1 महीने में तो आप पूरा कोर्स ही पढ़ोगे, ठीक है। इस बार आई थिंक पता नहीं मेड इजी भी क्या करेगा, कि क्योंकि वो मेंस का भी क्लासेस लेता है ना, और उसमें कम से कम 1 महीना तो लगता है, तो आपको क्लास करने में इतना टाइम लग जाएगा। टोटल आई थिंक 2 महीने का ही तो गैप है आपके पास प्री और मेंस में, तो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होने वाला है। बट फिर उसको लेके घबराना भी नहीं है, सभी के लिए डिफिकल्ट है फिर वो, है ना। आपको अपना देखना है, अपने पर्सनल चीजों पर फोकस करना है कि कैसे करके मेरे को मेरे मार्क्स बढ़ाने हैं, ठीक है। मेरा मेंस का बता देता हूं मैं, मेरा स्कोर इतना अच्छा है नहीं वैसे। अच्छा, और नहीं सर, इसमें आपने जो आंसर दिया उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ? कि मैं सिर्फ यस और नो पे आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर 10 साल के PYQ 4 बार कर रहे, तो क्या प्री के बाद मेंस क्वालिफाई हो पाएगा? हो जाएगा। थैंक यू सर। पक्का हो जाएगा, Thank लेकिन you. मेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है बस वो। नहीं, 4 बार कैसे कंप्लीट करोगे यार आप? मतलब नहीं, आप लिख के बात करो, लिख के। 10 साल के पेपर गूगल से डाउनलोड कर लिए, सॉल्यूशन कहीं से ले लिए, जो आपसे ही सपोज आपने मुझे दे दिया, आपके पास PYQ के सॉल्यूशन हो गई, तो आपसे ले लिए और 10 साल के पेपर डाउनलोड कर लिए। अब 2 महीने बचे, 60 दिन है, बस इसी को रोज प्रैक्टिस करना है। हो सकता है, बट मैं वही बोल रहा हूँ, एक बार रिटर्न में होना चाहिए ना, मतलब आप लिख के आपने सॉल्व किया है एटलीस्ट एक बार। वो 4 आप बता रहे हो ना कि 4 बार मैंने कर दिए, और एटलीस्ट एक बार लिख के अगर आपने कर लिया, बाकी 3 आपने सिर्फ देखने से भी काम चल जाएगा। सर एक पेपर 1 दिन में हो जाएगा। हाँ, 10 दिन में 10 पेपर हो गए। राइट। 4 बार करेंगे 40 दिन में हो जाएगा। राइट। और 15 दिन बट आपको नोट्स भी तो पढ़ने हैं ना, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में आपका गैप आ जाएगा ना। प्री और मेंस में देखो क्या होता है, प्री एक चीज यार देखो सर, ये जो सब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ये मेरे मन में आ रहे हैं, तो मुझे लगा आप ही बेस्ट आंसर दे दोगे।
नहीं नहीं, मैं बस यार अनरियलिस्टिकली नहीं देखना चाहता ना इस चीज को। सॉरी सर, प्रैक्टिकल होके बताना चाह रहा था मैं सर, है ना। आप अगर कर सकते हो ना तो हो जाएगा। देखो मैं पर्सनली 2 बार रिवाइज करके जाता था, जब प्री और मेंस के बीच जो पीरियड होता है ना उसमें, और सिर्फ ईएससी के पीवाईक्यू से भी काम नहीं चलेगा। देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने ईएससी, सीएससी और आई फॉरेस्ट सर्विसेज इन तीनों के देखे थे। सर मैं फिर से कंफ्यूज हो गया कि मतलब आप सिर्फ ईएससी के क्वेश्चन देखो, बात वही है। मैं मेंस पे आता हूं, आपको पता चल जाएगा। मैंने क्यों बाकी 2 रिसोर्सेज और प्रेफर किया है ना, मैं उसका रीजन दूंगा आपको, प्रॉपर रीजन है उसका, ठीक है। लेकिन अगर आप ईएससी के पीवाईक्यूज, ठीक है, एटलीस्ट 3 बार भी, 2 बार भी आप लिख के प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपको हो जाएगा मेंस। ओके सर, थैंक यू। हो जाएगा, confirm हो जाएगा। क्वेश्चन है, थैंक यू। ठीक है, हाँ हाँ, हो गया क्लियर। मैडम तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा यार मुझे। इतना मुझ में नहीं था, पता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, पॉसिबल है। आप अपन एवरेज लोगों के लिए भी पॉसिबल है ना, क्लियर करना। ठीक है, मेंस से स्टार्ट करें। किसी ने अभी तक मेंस का देखा है, पेपर देखा है? पेपर 1 और पेपर 2 2 रहेंगे इसमें भी, है ना। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस रहते हैं। पेपर 1 है, इसमें 8 क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चन इसमें से फर्स्ट और 5th कंपलसरी होते हैं, ये करने ही करने हैं। ठीक है, 2 सेक्शंस होंगे ना, सेक्शन जैसे इसमें सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, दोनों में 4-4 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, और सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी 5th क्वेश्चन है इसमें, वो कंपलसरी है। ठीक है, बाकी 3 आपकी चॉइस है। अब मेरा है ना, यही सबसे वीक था। यहाँ पे आपको चॉइस लेनी पड़ेगी, और इसका एक क्वेश्चन में 5 पार्ट्स होते हैं, और 5 पार्ट्स मतलब एक जो क्वेश्चन होता है वो आपको पता है शायद 10 मिनट वाला क्वेश्चन होता है वो, है ना, 20 नंबर का, डिपेंडिंग ऑन द कितने मार्क्स का है। ठीक है, एक क्वेश्चन में 4 या 5 होंगे, टोटल 60 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन 60 नंबर का होगा, इसमें सब पार्ट्स होंगे ABCDE। ठीक है, अब आपको जो 3 क्वेश्चन चूज करने हैं ना, यही आपका मेंस डिसाइड करेगा। ये तो कंपलसरी है, तो करना ही है। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन डिसाइड करना है उसमें से एटलीस्ट एक मतलब दोनों से एक क्वेश्चन तो होना चाहिए। जैसे आप यहां से 2 क्वेश्चन ले सकते हो, यहां से 1, या फिर यहां से 1 यहां से 2, ऐसा नहीं कर सकते तीनों यहां से ले लिए, ये अलाउड नहीं है। तो जब पेपर स्टार्ट करोगे ना, वैसे तो अभी आपको आई थिंक मेंस की इतनी टेंशन होगी नहीं, है ना, बट क्योंकि इस बार सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंट है, आपको मेंस थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। और आपके पास टाइम भी आई थिंक सफिशिएंट टाइम है आपका। ये दिसंबर तक टेक्निकल खत्म हो जाएगा आई थिंक, है ना, और फेब से अगर स्टार्ट होगा तो कब तक कंप्लीट हो जाएगा जीएस अप्रॉक्स, कुछ आइडिया है? 1 मंथ यार, बहुत टाइम है। आप आराम से, है ना, पहले तो प्री की तैयारी कर लेना। मैंने आपको बताया 40-50 डेज में प्री की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आप टेस्ट सीरीज तो देते रहना प्री के, बट थोड़ा थोड़ा है ना, मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं जो आपने बताया ना, उसको थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट कर दो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि ईएससी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे पर्सनली मुझे प्रोडक्शन थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, सभी को लगता है। तो प्री के लिए तो पढ़ लूंगा, लेकिन जो मेंस में जो इतना लिखना होता है तो उससे न्यूमेरिकल करना बेटर रहेगा। तो प्रोडक्शन अगर छोड़ दिया जाए मेंस में, तो जैसे आप ये बता रहे हो कि कंपलसरी फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है सेट 1 का, और सेट 2 का नंबर 5 क्वेश्चन कंपलसरी है, तो अगर वो छोड़ दे तो हो कुछ नहीं, देखो इसीलिए मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो कंपलसरी क्वेश्चन है ना, सपोज करो अगर इसी में एक प्रोडक्शन का क्वेश्चन आ गया तो, और आ भी सकता है। और देखो फर्स्ट और 5th क्वेश्चन कंपलसरी पता है क्यों किए हैं? क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन बहुत वाहियात आते हैं जो आपको हवा ही नहीं लगेगी। जैसे आई थिंक लास्ट ईयर मुझे याद है BS6 नॉर्म्स पूछ लिया था, कोई नहीं पढ़ के जाता है, लेकिन करना तो था ही ना। अब अगर मान लो उसमें प्रोडक्शन का क्वेश्चन अटक गया तो आपके मार्क्स चले गए वहां पे, इसलिए रिस्क नहीं ले। हाँ, एक चीज और, प्री हो मेंस हो इंटरव्यू, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, रट लो, कितना ही टेक्निकल सब्जेक्ट हो यार, अल्टीमेटली तो आपको क्वेश्चन ही करना है ना। इंटरव्यू में बहुत लेट बाद की बात है, तब आप कंसेप्ट समझ लेना, लेकिन इस स्टेज पे प्री और मेंस में कोई पूछने थोड़ा ना आ रहा है आपको कि आपने
दिमाग लगा के सॉल्व किया है या फिर रट के किया है। आपको कुछ भी ऐसा दिखे ना जो आपको नहीं समझ में आया, रट लो उसको, सीधी सी बात है ना। इसको लेके लोड नहीं लेना ज्यादा। तो ठीक है, 3 घंटे का एक पेपर रहेगा ना। 3 घंटे में से 2 घंटे आपको 2 घंटे 50 मिनट आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, और 10 मिनट में आपको कैसे भी करके ये सारे क्वेश्चन 8 के 8 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे ना। ये तो कंपलसरी है, तो इसको जैसे 8 क्वेश्चन है, 8 में से 6 छोड़ दो, सॉरी 2 छोड़ दो, 6 को पढ़ो। ठीक है, इन 6 में से 3 डिसाइड करना है आपको। कैसे भी करके 3 क्वेश्चन डिसाइड कर लो 10 मिनट में। और मेंस में ना प्री से बिल्कुल ऑपोजिट फीलिंग आती है। प्री में आपको लगेगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। मेंस में आपको लगेगा सब आता है मुझे, और बस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं मैं। मेरे साथ पर्सनली यही दिक्कत होती थी। मेरा आज तक है ना, आई थिंक 600 मार्क्स का होता था पेपर, 300 के तो, बट मेरा आई थिंक 520 या 520 530 से ज्यादा अटेम्प्ट जाता ही नहीं था। हिसाब से नहीं होना चाहिए इतने में। ठीक है, बट आप लोगों को टारगेट तो भाई पूरा 600 का लेके चलना है। जैसे लास्ट ईयर जिनकी फर्स्ट रैंक थी ना, आई थिंक 23 में, उनका देखना वो पूरा 600 का अटेम्प्ट करके आए थे, तभी फर्स्ट रैंक थी उनकी। ठीक है, तो ये टारगेट रहना चाहिए आपका, 600 प्लस कंप्लीट करना है। और ये बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए मुझे 4 अटेम्प्ट लगे थे मेंस समझने में। ठीक है, आता सब कुछ था, मेंस में सब कुछ आएगा आपको, क्योंकि प्योरली टेक्निकल है, वहां जीएस तो है नहीं। ठीक है, किसी भी तरीके से प्रैक्टिस, और ये स्पीड कैसे आएगी, प्रैक्टिस करने से ही आएगी। लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, हाथ दुख, मतलब आपके निशान पड़ जाने चाहिए आपके हाथ में, फिंगर्स में, पेन के, इतना प्रैक्टिस करना है। ये ऑप्शनल नहीं है। और इनफैक्ट आप देख लो, किसी भी टॉपर स्टॉक का देख लो ना, तो सब लोग यही बात बोलते हैं, मेंस में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और एक चीज और देखो, मैंने भी अपने टाइम पे बहुत टॉपर स्टॉक देखे थे। हर बंदे की स्ट्रेटेजी अलग होती है ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, वो करने ही करना है। ठीक है, मेरा बहुत सब्जेक्टिव है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, हर बंदे का बहुत सब्जेक्टिव है। जो भी कॉमन एरियाज दिख रहे हैं, जैसे मैंने बता दिया जीएस पढ़ना ही पढ़ना है, वो आपको डिसाइड करना है कि मेरी स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, अपनी बनानी है, लेकिन पढ़ना जरूर है, ये ऑप्शनल नहीं है ना। ऐसे ही मेंस में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब अंधी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, और मैंने अब ये क्यों कहा कि देखो इसमें भी रिसोर्सेज मैंने क्या था, ईएससी के जो पीवाईक्यूज है, मेड इजी देती है वो, है ना, उसकी बुक्स थी मेरे पास। जब मैंने पहली बार 21 में मेंस दिया था ना, तो मैंने एक क्वेश्चन आया था टॉम का, थ्योरी मशीन्स हो गया तुम, कक्कर सर आएंगे पढ़ाने, उनकी क्लास में लेट मत आना। नहीं सीरियसली, सीरियस एडवाइस है, लेट मत आना भाई लोग, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन था, फ्लाई व्हील का एक क्वेश्चन था, वो 20 मार्क्स का आया था। वो एज इट इज वो क्वेश्चन, हालांकि मैंने जब वहां पे अटेम्प्ट किया था ना, तो मैंने कर लिया था, आंसर आ गया था मेरा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया था। आपको पर क्वेश्चन है ना 7 से 8 मिनट मिलेगा मेंस में। एक बार आप ऑनेस्टली आज जाके है ना, एक 20 नंबर का क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करके देखना, आपको देखना कितना टाइम लग रहा है, और फिर आप देखना आपको ये टारगेट होना चाहिए, इतने में कंप्लीट करना है। ऐसे 5 क्वेश्चंस हैं, और 5 में ऐसे 5-5 पार्ट तो होंगे। ठीक है, एक बार अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए अपने आप को, है ना। डिस्करेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट आपको पता होना चाहिए कि मेंस, मेरे को पर्सनली टफ यही स्टेज ज्यादा लगती थी। मेंस को ना लाइटली मत लेना, थोड़ा सा प्री से पहले अगर आप आपको ब्रेस करने लग जाओगे ना कि अभी मेंस भी देना है, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर होना है। ठीक है, एक 20 मार्क का एक क्वेश्चन आया था, एज इट इज उसी साल में 2021 में आप चेक कर सकते हो, एज इट इज वो क्वेश्चन सीएसई के पीवाईक्यू, सीएसई में आई थिंक 2021 में आया था, एज इट इज, वैल्यू तक चेंज नहीं हुई थी। ठीक है, और मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैरायटी। जैसे आप सपोज करो, जब आप पीवाईक्यूज की बुक खोल के देखोगे ना, उसमें एटलीस्ट एक टॉपिक के मान लो 20 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से 5-6 तो रिपीटेड होंगे, एक ही वैरायटी में बार बार क्वेश्चन आया जा रहा है, तो मेंस में आ जाता है वैरायटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वैरायटी का क्वेश्चन पकड़ लिया, उसको रट लेना है, ब्लूप्रिंट, जैसे वो होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पहले ये कैलकुलेट करना है, फिर ये करना है, ये करना है। मेंस में दिमाग नहीं लगाना होता है, आपको रटा होना चाहिए। अब ये चीज लास्ट ईयर उन्होंने भी बोली थी जिनकी फर्स्ट रैंक थी, और ये सही चीज है। मेंस में दिमाग लगाओगे तो आप पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे।
बिल्कुल स्टेप्स बाय हार्ट रटे होने चाहिए, स्पेशली मशीन डिजाइन में, ठीक है। मशीन डिजाइन में तो मशीन डिजाइन बहुत ज्यादा आता है मेंस में, ठीक है। हाँ, तो ये जब मैंने देखा था ना 21 में कि एज इट इज क्वेश्चन आ रहा, तो मैंने नेक्स्ट ईयर 2022 में ईएससी की तो थी, साथ में सिविल सर्विसेज की जो मैकेनिकल का ऑप्शनल का पेपर होता है वो, और एक फॉरेस्ट सर्विसेज, इन तीनों को प्रेफर किया था फिर मैंने। और आप देखना इसके क्वेश्चंस इधर आए हुए हैं, इसके क्वेश्चंस ईएससी में आए हुए हैं, ठीक है। और सीएससी में तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हवा ही नहीं लगेगी अपन को, बहुत पता नहीं किस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, स्पेशली पावर प्लांट में। उनके वो टॉपिक है स्टीम इंजीनियरिंग के नाम से, वहां पे बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे हैं और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब आप उनको खुद ही सोच के देखना उनको 7-8 मिनट में कैसे करना है, लेकिन करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वैरायटी कवर मेंस में मेन पार्ट यही होता है, वैरायटी कवर करो कैसे भी करके, इतना प्रैक्टिस करना है। हर जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें 10 वैरायटी है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें 1 2 3 4 ये 10 क्वेश्चन जो है ना, आपको इनके ब्लूप्रिंट रटे हुए होने चाहिए। मेरा जो इस बार स्कोर आया था ना 161 पेपर 1 में और 166 पेपर 2 में, बहुत बहुत ज्यादा लो स्कोर है, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए दोनों में 200 प्लस। बट फिर ये स्कोर तो कम है, बट बात वही है, रिलेटिव मार्किंग मैटर करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बट आपका टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप टॉप 5 में आ सकते हो, टॉप 5 में हाँ आ सकते हो आराम से, ठीक है। प्री का आपका टारगेट आपको पता ही है, ठीक है। उसमें 300 प्लस मार्क्स आने चाहिए, यहाँ पे आपके 400 प्लस आने चाहिए। तो इसके लिए यार आपको अगर 200 प्लस मार्क्स चाहिए तो 300 तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। मैंने इस वाले अटेम्प्ट में इस साल जब मैंने दिया था, इसमें मेरा अटेम्प्ट आई थिंक कुछ 500 प्लस ही था, 520 या फिर 530 कुछ था। मेरा पेपर 2 थोड़ा सा खराब हो गया था, आयरॉनिकली उसी में मार्क्स ज्यादा है, मुझे पता नहीं कैसे। अच्छा हाँ, मेंस में, अच्छा मेंस का मैं बता देता हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया, जैसे हम लोग का फेब में अगर पेपर होता था तो मार्च तक रिजल्ट आ जाता था, ठीक है। 1 वीक का ब्रेक लेना, मतलब तुम लोग के लिए नहीं है, मैं 1 वीक का ब्रेक लेता था। आप लोग के पास यार सीरियसली टाइम नहीं है ना प्री और मेंस के बीच में, ठीक है। 1 वीक का टाइम लेता था आराम से थोड़ा सा ना, क्योंकि प्री दिमाग खराब कर देता था। उसके बाद में 1 वीक के बाद में मैं अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेता था। आप लोग तुरंत ही कर लेना यार, ठीक है, तुरंत कर लेना। आपको अगर आपको लग मेडिसी के आंसर की आई जाती है, आई थिंक अगले दिन ही आ जाएगी, है ना। और वो एस्टिमेटेड वो भी बता देगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो उस मार्क्स के हिसाब से अगर आप 5 नंबर आपको लग रहा है शायद क्लियर नहीं भी होगा, 5-6 नंबर नीचे भी हो ना, और आपका मन हो, आपका डेडिकेशन है, आपका कन्विक्शन है इस एग्जाम के लिए, तो आप फिर भी स्टार्ट कर देना मेंस की प्रिपरेशन, ठीक है। क्योंकि अगले साल प्री के लिए बहुत टाइम है ना। और अगर आप 5-6 मार्क्स से भी ऊपर हो तो मतलब हो जाएगा, आपका प्री क्लियर हो जाएगा। आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। अगर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो क्लास स्टार्ट कर देना, और ये जो मेंस की जो करवाते हैं ना अपने मेडिसी वगैरह, वो स्टार्ट कर देना। और कुछ नहीं तो पीवाईक्यूज तो ही है अपने पास, ठीक है। पीवाईज के क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और आपको मेंस से रिलेटेड तो शायद अभी कोई डाउट तो नहीं होगा शायद, है ना। मेंस के रिसोर्सेज और बता देता हूँ ना। मेंस में प्योरली टेक्निकल है ना अपना, तो पहली प्रेफरेंस तो अपने नोट्स है। अच्छा, अब यहाँ पे नोट्स आपके सिर्फ प्री प्लस मेंस दोनों हो जाएंगे। अब यहाँ पे डेरिवेशंस भी बहुत आएंगे मेंस वाले में, ठीक है। तो डेरिवेशंस आपको सारे क्लासरूम में कराना पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको यहाँ से मिलेंगे थ्योरी बुक से। यहाँ तो करना ही करना है थ्योरी बुक्स को, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको डेरिवेशन वहीं मिलेंगे और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सेकंड आपके जो ईएससी, सीएससी और आईएफ फॉरेस्ट सर्विसेज के पीवाईक्यूज, ठीक है। थर्ड अपना टेस्ट सीरीज। यार ये बेयर मिनिमम लेके चल रहा हूं मैं, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं यार। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स होते हैं जो कर लेते हैं इससे ज्यादा भी, बट ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से ना यही कर पाएंगे अपन लोग, है ना। तो अगर आप एटलीस्ट इतना भी कर लोगे ना तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा।
मेरे साथ जो मैंने बताया था जिसकी 11th रैंक आई थी, हम तीनों ने, मतलब हम दोनों ने आई थिंक इन दोनों पे ज्यादा फोकस किया था इस साल, क्योंकि यार हम लोग है ना बाकी चीजों को इतनी बार पढ़ चुके थे ना, और हम लोग जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे थे, तो इतना ही टाइम मिल पाता है। जैसे आप लोग क्लास के साथ कर रहे हो, हम लोग जॉब के साथ करते थे, ठीक है। 9:30 to 6 की जॉब रहती थी, उसके बाद फिर आधा घंटा ब्रेक लेके रूम पे आके फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो पॉसिबल तो है ना, साथ में आप लोग भी क्लास के साथ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। थोड़ा सा बस मेंस का देख लेना यार, किसी भी तरीके से प्री से पहले रेडी हो जाना आप। जब आपका प्री का सब तैयार हो जाए ना, मटेरियल आप सब कर चुके हो, टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है प्री की, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा मेंस का देखना स्टार्ट कर देना, अगर पॉसिबल है तो। आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है इतना, अगर आपका टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर आ रहा है, रैंक भी टेस्ट सीरीज में रैंक भी आती होगी ना यहाँ पे। अभी तक हुआ है कोई टेस्ट? एक भी टेस्ट नहीं हुआ ना? चलो ठीक है, अगर आप आ रहे हो उसके टॉप 10-20% में, मतलब आप प्री रेडी हो, ठीक है। आप मेंस का स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी लिखना मत स्टार्ट करना, क्वेश्चंस देखना स्टार्ट कर देना, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि मेंस में क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना। आई थिंक मेंस में आई थिंक और कुछ डिस्कस करना मेरे को याद आ नहीं रहा है। अच्छा, फाइनल स्टेज पे चले फिर इंटरव्यू पे। आपको कुछ है, डाउट्स है मेंस से रिलेटेड? कोई? हो जाएगा ठीक है। देखो ये तीनों स्टेज में है ना, सबसे ज्यादा मजा आपको इंटरव्यू स्टेज में आएगा, ठीक है। इंटरव्यू स्टेज में आपको टेंशन नहीं होगी, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन भी हो ही जाएगा, बट आप इंजॉय करोगे उस स्टेज को, ठीक है। टेक्निकल आपको ऑलमोस्ट सब अगर आप प्री मेंस निकाल चुके हो, मतलब टेक्निकल में आपको सब आता है, टेक्निकल में आपको सब रेडी है। अब आपको यहाँ पे है ना, अब देखो मैंने प्रेफर किया है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा ना, जो इंटरव्यू गाइडेंस की बुक आती है, ठीक है। अब यार वैसे तो टाइम था मेरे पास, 3 महीने का टाइम था, बट जॉब के साथ में ना, क्योंकि मैंने स्विच भी कर लिया था, मैं TSDC में आ गया था यहाँ पे। करेंटली अभी मैं जो कौशाम्बी है यहाँ पे हूँ। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का नाम सुना आपने कभी? PSP, चलो ठीक है, उस डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है। अरे हाँ यार, एक ना टेक्निकल में ये चीजें रह गई, एक RSC रिन्यूएबल सोर्सेस, ये 1 ही है शायद अभी तक, है ना। एक मैकेट्रॉनिक्स और एक रोबोटिक्स। और कौन सा टॉपिक है जो थोड़ा सा वियर्ड लगता है? इसी टाइप का है ना, इसी कैटेगरी का, जो अपन जनरली पढ़ते नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर्स, राइट। आपने कभी प्री के पेपर देखा है? पेपर 2 भरा हुआ होता है इनको, इन सब्जेक्ट से, क्योंकि बाकी जो चीजें है ना वो सब पढ़ के जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, FM, इनके भी क्वेश्चंस आएंगे नो डाउट, बट इनके RSC का मेरे को याद है, आई थिंक एक अटेम्प्ट था यार जिसमें मेरे आई थिंक 20 के आसपास क्वेश्चंस आए थे प्री में। और प्रोडक्शन देखा है ना आपने, कितना वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, तो क्लियरली उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक RSC एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैंने एक बुक प्रेफर की थी, ठीक है। मेरे को पर्सनली बुक से पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बुक मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स आती है ना, जैसे मैंने आपको बताया, देखो मैंने कहीं पे भी बुक का नाम नहीं लिया है किसी भी, क्योंकि मैं अपने नोट्स पे ही रिलाई करता था, ठीक है। यार बुक्स ऑलरेडी यार इतना कुछ है पढ़ने के लिए, आप फिर अब बुक्स भी अगर खोलने लग गए तो कितना इम्प्रैक्टिकल नहीं हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैंने एक बुक प्रेफर की थी, मेरे को बुक का नाम याद नहीं है, कहीं से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड की थी मैंने उसकी, ठीक है। मैकेट्रॉनिक्स में भी आपके नोट्स मिलेंगे आपको, है ना। इनके नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने, वो तो मस्ट है, ठीक है। लेकिन RSC में क्या होता है ना, जैसे उसने पूछ लिया था एक बार, जो EMF जनरेट होता है ना फ्यूल सेल में, उसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ 0.5 वोल्ट होती है शायद, जो फ्यूल सेल होता है, ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे, है ना, मतलब एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है। अब ऐसी चीजों के लिए ना ये नोट्स में नहीं मिल सकता आपको। ऐसा जैसे एक था कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, कोई एक फ्यूल था वो पूछा हुआ था। हालांकि इन चीजों को लेके डिमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो यार रटने वाली चीज है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो छोड़ दो। लेकिन अगर आप एक बार बुक वैसे बस रिव्यू ले लोगे ना,
जैसे फ्यूल सेल आपको टॉपिक देखना है, आपके नोट्स आपने पढ़ लिए, फिर आपने बुक मतलब हर चीज को ना सप्लीमेंट करना है अपने नोट्स के साथ। ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि यार ये शायद अब पता कैसे चलेगा कि टेस्ट सीरीज में सब एक क्वेश्चन आया था, तो आप समझ जाओगे कि यार एक बार ये देख लेते हैं, ये वैल्यू थोड़ी सी हो सकता है पूछ ले, क्योंकि पेपर में ऐसा पैटर्न नजर आ रहा है कि आरएससी में ना ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो लोग, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन वैल्यू पूछ ली कि कितना वोल्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो इसलिए ना ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, और यार आई थिंक मैकेट्रॉनिक्स तो थोड़ा अपना हैवी है ना, कोर्स रिलेटेड है, तो ये तो इंटरेस्टिंग भी लगता है। आरएसए भी आपको अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे तो, है ना। और रोबोटिक्स और माइक्रो प्रोसेसर ये थोड़ा सा अपना मैकेनिकल से दूर है, बट पढ़ना तो इसको ही पड़ेगा। एक चीज और मुझे अभी याद आ रही है ना, एक पेपर जो आपका लास्ट का मंथ, जैसे सब जो मैंने आपको बताया था ना 40 डेज पहले जो प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, ये वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इसमें ना देखो ये टेक्निकल है, ठीक है, ये आपको याद रहते हैं, ठीक है। ये वाले जो नॉन टेक है ना, ये जस्ट मैं एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ता था, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेंगे वरना ये। सपोज करो जैसे आपके मैं जैसे 10 सब्जेक्ट है तो 10 दिन में निपटाता था इनको, मेरा यही प्लान था। तो जैसे मान लो ये आपका प्री वाला दिन ये है यहां पे, तो इससे पहले के जो 10 दिन है ना, यहां पे ऐसे सब्जेक्ट्स, अब ये मेरा ये पर्सनल चीज है ना, बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज है, हो सकता है आप लोगों को पसंद है, ठीक है। ये वाले सब्जेक्ट्स है ना जो याद नहीं रहते हैं, इनको मैं यहां डाल देता था कि जस्ट एग्जाम से पहले ये वाले पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें रट तो सकते, कितना रट लोगे यार आप, लेकिन आपको ऐसे एक बार पढ़ी हुई चीजें हैं, हो सकता है आपको क्वेश्चन में देख के, वो एग्जाम में देख के याद आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन डाल दिए, और बाकी जो आपको याद रहता है मैथ्स एप्टी और ये टेक्निकल वाले मटेरियल साइंस और क्वालिटी, ये आपको ये मेरे को याद रहते थे, तो मैं इनको यहाँ प्रेफर करता था। सेम चीज आप टेक्निकल में भी कर सकते हो। टेक्निकल में हालांकि मेरा प्रेफरेंस ये रहता है जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं वो जस्ट पहले कर लो, ठीक है। मेंस में जैसे प्री के टाइम पे मेरे को याद है, जैसे आरएससी है ना, आरएससी में जैसे एग्जाम से पहले करता था, मतलब आई थिंक जब जिस दिन एग्जाम उससे 2 या 3 दिन पहले, ठीक है। ऐसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बहुत आता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स तो आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी बहुत लगता है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी जस्ट एक दिन पहले कर लिया, ठीक है। और जो कृष्णा सर ने जो वो दिए हुए ना कंडेंस वाले नोट्स, उनको भी रट के जाना अच्छे से ना। और वो जो डिफ्लेक्शन की वैल्यूज आती हैं C1 C2 वैल्यूज बाय हार्ट याद होनी चाहिए, वो कभी भी पूछ लें बता दोगे, ठीक है। इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू पे थे अपन, तो ये बुक आती है इसकी एक मेडीजी की, देखो मैंने तीनों स्टेज पे मेडीजी को लिया था ना, इसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास तीनों स्टेज पे मेडीजी की हेल्प ली थी मैंने। इसकी एक बुक आती है 200 या 210 पेज है, ठीक है। मैं पर्सनली इंटरव्यू के लिए इतना ही पढ़ के गया था, ठीक है। लेकिन अगर आपको बुक से पढ़ने की आदत है और अगर आपका मन है, आप नोट्स भी पढ़ के जा सकते हो। मटेरियल साइंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, ठीक है। मुझसे दो पैनल जो 2 पैनल वाले मेंबर थे उन्होंने ही पूछा था, ठीक है। और इंटरव्यू की ना टेंशन भी नहीं लेनी आपको, क्योंकि उसका प्रिपरेशन सबसे ज्यादा मजा आएगा उसमें आपको। और मेडीजी वाले करवा भी देंगे, आपका टेक्निकल सेशंस भी लेंगे, और जो नॉन टेक सेशंस होते हैं आपका बैकग्राउंड के बारे में जानना, आपको अपने बारे में, मतलब इंटरव्यू में 3 चीजें होती हैं, नो योरसेल्फ, नो योर सर्विसेज और टेक्निकल, ठीक है। ये तीनों चीजों पे फोकस करना होता है ना, कि आपको अपने आप को तो मतलब बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ, आप ईएससी क्यों करना चाह रहे हो, ठीक है। अपनी सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर, उस टाइम पे ना करंट अफेयर्स नॉन ऑप्शनल है, करके ही जाना पड़ेगा। आई थिंक कुछ बता भी रहते कुछ लोग कि ना, जब उनका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था उनका पहला क्वेश्चन यही था कि आज की हेडलाइन क्या है, ठीक है। तो अगर किसी को आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की, देखो वैसे तो प्री स्टेज पे तो मैं भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको आदत है पहले से तो कर सकते हो, वरना आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही हो ना, जो मैंने आपको बताया था वीकली वाले जो करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। अरे हाँ, करंट अफेयर्स जब वीकली आप पढ़ोगे ना, तो 7-7 8-8 पेज की है ना वो हो जाएगी, पीडीएफ आपके पास इकट्ठी हो जाएगी बहुत सारी। उसके बाद लास्ट में आपको मेडीजी वो देगा,
ईयर वाली जो आती है, एनुअल करंट अफेयर जो मैगजीन आती है ना, जब आप इनको पढ़ चुके होंगे ना तो आप देखना उसमें आपको सब चीज पढ़ी हुई लगेगी। ठीक है, मेरा करंट अफेयर्स फिर लास्ट में यही होता था, जब मैंने पूरे पूरे साल भर जब मेरा चलता था तो मैं रोज वीकली वाली पीडीएफ सारी कंप्लीट कर लेता था, फिर लास्ट में इनको नहीं पढ़ना दोबारा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। लास्ट में जाके जब आपको एनुअल करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगी उसको एक बार पढ़ लिया, बस इतना ही करना करंट अफेयर, उससे ज्यादा आप कर नहीं पाओगे, प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज। ठीक है, और हाँ यहाँ तो ऑप्शनल है ही नहीं, यहाँ तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही, मैंने आज तक लाइफ में इससे पहले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, बट यहाँ पे आके इंटरव्यू से आई थिंक 15 से 20 दिन पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था। करंट अफेयर्स में पढ़ता था नो डाउट, बट न्यूज़पेपर भी पढ़ना, बाकी जो न्यूज़ होती है ना जो करंट अफेयर्स में नहीं आती है, स्पेशली जो करंट इश्यूज चल रहे हैं एनवायरमेंट रिलेटेड, या फिर टेक्निकल में कुछ नया चल रहा हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही हो, जैसे अभी अभी हॉट टॉपिक चल रहा है एआई का। ठीक है, कितने लोगों से आई थिंक पूछा था एक क्वेश्चन इंटरव्यू में। ठीक है, एआई से रिलेटेड आपको एआई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहाँ हेल्प कर सकती है, ये सब पूछा गया था बहुत ज्यादा। तो ये हालांकि इसका टेंशन नहीं लेना अभी, है ना, प्री और मेंस पे फोकस करना है अभी, स्पेशली अभी इस स्टेज पे प्री पे फोकस करो। ठीक है, ये इंटरव्यू आपका हो जाएगा और इंटरव्यू में आपको मजा आएगा, उसमें कोई लोड नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर इंटरव्यू में अदर देन टेक्निकल आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे थे? देखो जो इसमें 4 मेंबर होते हैं। ठीक है, जो चेयर पर्सन होता है ना वो यूपीएससी का मेंबर होता है और वो होता है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का। मेरे टाइम पे शीलवर्धन सिंह सर थे, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, 37 इयर्स की उन्होंने जॉब की थी। तो उन्होंने मैं जब घुसा था तो उन्होंने सब मैं क्योंकि मैं पिलानी से हूं ना, नाम सुना अपने जगह का, बिट्स पिलानी का, तो ऑफिस की बात है, पिलानी सुनते बिट्स पिलानी आता है सबसे पहले। तो उन्होंने भी यही पूछा था मुझसे कि व्हाट इज पिलानी फेमस फॉर। ठीक है, फिर वहां से एक बार अब ये टॉपिक स्टार्ट हो गया, वो उसी में घुसते चले जाएंगे। मुझसे पहले पिलानी पूछा, फिर मैंने कहा कि इट्स फेमस फॉर बिट्स पिलानी। ठीक है, फिर बताया, फिर उन्होंने पूछा कि बिट्स पिलानी किस चीज के, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये कॉलेज इतना फेमस क्यों है, आपको लगता है वर्थ इट है इतना फेमस होना। फिर मैंने फॉर्चुनेटली बिट्स पिलानी के बारे में सब कुछ, मैं अपने कॉलेज के बारे में नहीं पढ़ के गया था इतना जितना मैं बिट्स पिलानी के बारे में पढ़ के गया था, मेरा कॉलेज भी नहीं था वो। ठीक है, तो मैंने इसके सब कुछ पढ़ा हुआ था इसके बारे में। फिर मैंने वहां से बताया कि जीडी बिरला जो थे इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, उन्होंने इनफैक्ट मुझसे ईयर भी पूछा था कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ था, मुझे वो भी याद था। ठीक है, तो वो उसी में घुसते चले जाएंगे। फिर वहां से उसके बाद से मुझसे ये पूछा था कि आज के टाइम पे ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बिट्स पिलानी, ये इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब यार वहां पे अब इसके लिए कोई बुक नहीं है ना, तो वहां पे ना आपका ऑन द स्पॉट आप कैसे सोच पा रहे हो ना वो जज होगा। ठीक है, चेयर पर्सन जो थे वो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के रिटायर ऑफिसर थे, वो मेंबर होते हैं यूपीएससी के 7, अभी हाँ। शायद आई थिंक करेंटली 7 मेंबर हैं, उनमें से एक जो उनका नाम भूलिया मैं, जो हेड होती हैं। ओके, ठीक है, वो अदर 3 कौन थे? अदर 3 जो होते हैं वो टेक्निकल मेंबर होते हैं। ओके, ठीक है, उन 3 टेक्निकल मेंबर ने अरे हाँ बता देता हूँ, देखो इंटरव्यू में उस पहला टेक्निकल बंदा था, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, मेरा टेक्निकल में उसने मुझे पहला क्वेश्चन पूछा, आपको 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिशन करना है फ्लूइड से, किसी को पता है आंसर? 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करना है आपको, पावर ट्रांसमिशन होना चाहिए 90 डिग्री पे फ्लूइड से। मेरा भी ऐसी शक्ल थी। पॉइंट यही है मेरा बताना। ठीक है, हो सकता है आप इंटरव्यू में आपको आंसर्स ना आए। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आपको सारे आंसर्स देना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मेरे मॉक इंटरव्यूज भी जो दिए थे ना मैंने मेडीजी में, मैंने काफी कुछ क्वेश्चंस के आंसर आए भी नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी दिए थे, बट वहां पे ना आपको बस यही तो जज करना है कि प्रेशर नहीं ले रहा है ना जो कैंडिडेट है, क्योंकि बाद में आपको ऐसा ही काम करना है, प्रेशर नहीं आना चाहिए आपके ऊपर, और अगर आ भी रहता उनको दिखाना नहीं है ना। तो इंटरव्यू है ना मेरा अच्छा जाता था, मेरा डिसेंट स्कोर आ जाता था। मेरा एक मॉक इंटरव्यू में 135 थे और एक्चुअल इंटरव्यू मेरे 138 थे। जो अगर आप इंटरव्यू में ना 120 प्लस जा रहे हैं तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। ठीक है, तो आपको टारगेट तो वैसे 140 प्लस का लेके चलना है इंटरव्यू में।
बट इसको लेके टेंशन नहीं लेनी है ना। टेक्निकल आपको आता ही है सब, प्रिपेयर कर लो। अगर टेक्निकल आपको टेक्निकल को लेके टेंशन नहीं है, पर थोड़ा सा नॉन टेक देख लेना, करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज, एनवायरमेंट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को जानना, है ना, नो योरसेल्फ। ये सब कवर कर लोगे तो हो जाएगा। चलो ठीक है, आई थिंक यार मेरी तरफ से आई थिंक इतना ही है। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। मैंने बस थोड़ा बहुत जो प्रिपेयर किया था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और अब आई थिंक डाउट सेशन शुरू कर देते हैं, अगर आपके और कोई डाउट्स बचे हैं तो। सर मेरा एक लास्ट डाउट है, फिर उधर माइक। ये आरआईसी और मेकाट्रॉनिक्स ये छोड़ के जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर है, ये आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था? नोट से, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेड इजी के नोट से। हाँ, मेड इजी के नोट से। और हमारे टाइम पे यार फनिंद्र सर करके को हुआ करते थे, मैकेट्रॉनिक्स जिन्होंने पढ़ाया था हमको, तो मैंने उनके नोट्स पढ़े थे। और उन्होंने ना एक पीडीएफ भी दी थी, उसमें थोड़े बहुत जो थ्योरेटिकल चीजें होती है जो यार लिखवाई नहीं जा सकती क्लासेस में, मैंने वो पढ़ी थी, और थ्योरी बुक। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर से कितने क्वेश्चन आते हैं? यार ये ऐसे ऐसे ये तो मेरे को याद नहीं अभी, लेकिन आप देखोगे ना सब्सटेंशियल क्वेश्चन थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनको छोड़ना मत। ठीक है। ये जो है ना, मेरे को ये 20 क्वेश्चन इसलिए याद है क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शनल चीज, और ये आते हैं आरएससी के स्पेशली आते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरे को ये पूछना था, जैसे अभी हमारा गेट का जो सिलेबस है वो अभी 1 महीने तक हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो सर जो जैसे आप हम लोग की जगह पे होते तो आपका क्या एक रिवीजन की स्ट्रेटेजी होती, या कुछ आपका जो तरीका होता, आप जो गाइड कर सको हम लोगों को, तो थोड़ा वो बता दो। ठीक है। यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को तो यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपका पहले नोट्स होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, एक बात बताओ, सॉम आज चल रहा है या खत्म हो गया? आपको क्या ऑनेस्टली सोच के बताओ कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में? फिर भी अपने आप को जानना तो जरूरी है ना। आप उसको 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो? हाँ, क्योंकि मेरे को भी यही, मुझसे भी नहीं हो पाता था, बट आपको यार एटलीस्ट इतना तो कर लो कि ना उसे 3 दिन में कंप्लीट कर सको। नहीं पॉसिबल है। मैं 1 दिन तक आ गया था ना। आप सोच के देखो, जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी 2018 में, वो तो 3 घंटे बोल रहे थे, 3 या 5 घंटे बोल रहे थे शायद। तो पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। क्या है ना कि आप उन नोट्स को और देखो सॉम को तो मैं कुछ भी और बाहर प्रेफर नहीं करता था। कृष्णा सर के नोट्स हैं वही हैं, ठीक है। उससे बाहर जाना मतलब बेवकूफी नहीं बोलूंगा यार, बट प्रैक्टिकल नहीं है यार। यार कितना पढ़ लोगे तुम सॉम में, है ना। क्वेश्चंस देख सकते हो, क्वेश्चंस जितना मिले आपको उतना देखो। और स्पेशली गेट में तो आई थिंक यही काम आता है ना। गेट पर्सनली देखो, मुझे गेट मतलब डर लगता था गेट से, ठीक है। क्योंकि मेरी एक्यूरेसी कभी अच्छी थी नहीं। आई थिंक ईएससी में भी जब मैंने अटेम्प्ट किए थे ना, तो मेरे यार 40+ क्वेश्चन गलत थे प्री में, ठीक है। बट गेट में जो मैंने आपको बताया था, मेरे हाईएस्ट मार्क्स 21 में जब आए थे मेरे पर्सनली, आई थिंक जब 79 मार्क्स आए थे, इसमें आई थिंक मैंने 58 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरे 5 गलत हुए थे। ये मेरा बेस्ट था, ठीक है, कि मेरे 53 क्वेश्चन सही हो गए थे, पता नहीं कैसे, ठीक है। बट आपको ये तो मतलब यार ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन आप बाकी देखोगे तो लोग क्या करते हैं, 65 अटेम्प्ट करते हैं, 63 या 62 भी सही कर देते हैं उसमें। आपको इस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए गेट के लिए। ये मेरे को बहुत टफ लगता था, ठीक है। पहली बात तो इतना अटेम्प्ट 65 कोई अटेम्प्ट कर पाता है अभी तक आप में से? कोई किया है? 65 अटेम्प्ट हो गए, सारे क्वेश्चन आते हो जैसे। इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ ना, आप 60+ भी पहुंच जाओगे ना, 60+ पहुंच जाते हो और 4 से 5 क्वेश्चन ही गलत हो आपके, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले नोट्स प्रेफर करना, ठीक है। सेकंड आपका पीवाईक्यूज, ठीक है, ये दोनों मस्ट है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, तो उसको सप्लीमेंट कर सकते हो एडिशनल क्वेश्चन से, थ्योरी बुक के क्वेश्चन से, वर्क बुक के क्वेश्चन से, ठीक है। यही रहेगा, मेरा पर्सनली यही रहता था। इससे आपका डिसेंट स्कोर मिल जाएगा, जिससे आपको बढ़िया पीएसयू मिल जाएगा। इस बार तो एनटीपीसी यार 3rd 4th लिस्ट भी निकाल लिया है, तो एनटीपीसी मिल सकता है आपको ना, इजीली मिल सकता है। थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है बस आपको, थोड़ा सा, है ना। और कुछ?
एमसीक्यू तो हो जाती है एक्यूरेसी, पर न्यूमेरिकल वाले मतलब जिसमें न्यूमेरिकल में आंसर करना होता है उसमें एक्यूरेसी कम होती है, उसको कैसे इम्प्रूव करें? यार देखो उसका तो कोई मतलब डायरेक्ट एक तो हाँ कैलकुलेटर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा हाँ एक चीज और ध्यान रखना, जब आप ईएससी के पीवाईक्यूज कर रहे हो ना तो उसमें तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है, वो तो आपको बिना कैलकुलेटर के ही करना है। गेट में जब आप करते हो तो आपको साइंटिफिक वो जो कैलकुलेटर होता है सबके पास होगा ना फोन में, ठीक है, उसी से ही करना है, उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए मतलब अच्छी वाली, ठीक है। और देखो फोन से तो हो जाता है फिर भी जल्दी, क्योंकि आपको टैप करना है उसमें, वहां पे माउस से करना है, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। तो जब आप टेस्ट सीरीज देते हो ना, गेट वाली तो आई थिंक ऑनलाइन ही होती है मेडिजी की भी, तो कोशिश करना कंप्यूटर से ही हो, मतलब अपने आपके पास पीसी वगैरह मतलब वो हो ना, लैपटॉप वगैरह हो और माउस हो, तो उससे देने की कोशिश करना। अब देखो मैंने 1 साल तो किया था ऐसा, ठीक है, और आप भी कर लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। मैंने हर बार बार में नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को आदत लग गई थी, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आप एक्यूरेसी की बात कर रहे हो तो यार देखो उसमें कोई है नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जो पीवाईक्यूज है ना गेट के, उनको यार कम से कम 2-3 बार तो एटलीस्ट, और अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना है ना तो आपको यार 5 से 10 बार तो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्योंकि जॉब के साथ कर रहा था इसलिए मैं इतना ही दे पा रहा था कि 2 से 3 बार हो जाए। आई थिंक इतने में हो जाएगा, अगर आपको सबको, अगर आपको नोट्स बाय हार्ट कंसेप्ट सारे याद है, नोट्स आपने 3-4 बार पढ़ चुके हो, पीवाईक्यूज भी पढ़ चुके हो, तो आपका डिसेंट स्कोर आ जाएगा गेट में, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? खत्म करें फिर इसे यहीं? चलो यार गुड लक फिर, हम